नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है हार्ट ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या टॉपिक है आज का, हार्ट ब्लॉक। अब हार्ट ब्लॉक से आपको समझ में आ गया होगा कि हार्ट में ब्लॉकेज हो जाना, लेकिन इसके उदाहरण भी बहुत सारे होते हैं, एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं। कोई अर्थेरोस्क्लेरोसिस होता है, या फिर हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट में प्लेग जम सकता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अगर देखिए कि हार्ट ब्लॉक क्या टॉपिक है, इसमें क्या हो जाता है। नॉर्मली हम सुनते तो हैं कि हार्ट ब्लॉक हो गया है किसी का, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। आप एक मेडिकल के छात्र हैं, आपको दोनों में फर्क समझना होगा कि हार्ट ब्लॉक टॉपिक अलग होता है, या फिर अगर आप कोई और टॉपिक पढ़ते हो, हार्ट फेलियर अलग है, एंजाइना पेक्टोरिस अलग है, उसमें सीने में तकलीफ होती है, दर्द होता है। लेकिन हार्ट ब्लॉक में जब हार्ट ब्लॉक हो जाता है तो क्या हो जाता है, हार्ट में ऐसी क्या चीज हो जाती है जिसकी वजह से हम इस टॉपिक को हार्ट ब्लॉक के अंदर पढ़ते हैं। और ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आ सकता है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। 4 साल का ग्रेजुएशन चाहे आपने नर्सिंग में किया हो, या फिर लैब टेक्नीशियन में किया हो, या फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट कोर्स कर रहे हैं, सभी कोर्सेज में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को पढ़ना है और साथ में उसके डिजीजेस को भी पढ़ने हैं। नर्सिंग की बात करें तो आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में ये सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में। अब जीएनएम की बात करें तो आपको सेकंड और थर्ड ईयर में पढ़ना पड़ता है। एएनएम की बात करें तो आपको सेकंड ईयर में ये पढ़ना पड़ता है। अभी तक यही है सिलेबस में, लेकिन इसके बाद सिलेबस चेंज भी हो जाते हैं, कुछ टॉपिक आते हैं, कुछ टॉपिक निकल जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, फार्मेसी से भी है आप, या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हैं मेडिकल का, छोटा से छोटा कोर्स आप कर रहे हैं, लेकिन आपको डिजीज पढ़ना पड़ेगा, एनाटॉमी पढ़नी होगी, डिजीज पढ़ना होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं हार्ट के डिजीज के बारे में। अब हार्ट में एक समस्या हो जाती है जिसको हमने बोला है हार्ट ब्लॉक हो गया है। नॉर्मली बड़े सिंपल भाषा में हम समझेंगे क्या हो जाता है। देखिए, जब भी किसी को प्रॉब्लम होती है हार्ट में, हार्ट ब्लॉक की स्थिति जब उत्पन्न होती है, तो उस टाइम में क्या होता है, सिनकोप हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में। इसका मतलब चक्कर आना होता है, या फिर स्लो और इर्रेगुलर हार्ट बीट्स हो सकता है, मतलब आपका जो धड़कन है वो सही से नहीं धड़केगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। हार्ट हमारा कितना बीट्स, 60 से लेकर के 100 बीट्स पर मिनट धड़कता है, मतलब 1 मिनट में 60 बार या फिर 100 बार ये धड़कता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, यहाँ पे ये स्किप कर देता है, धड़कता नहीं है टाइम पे, ना टाइम पे ये अपने नोड्स पे वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भेजते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। नॉर्मली कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति अगर उनको चक्कर आता है, या फिर उनको ऐसा महसूस होता है कि धड़कन बहुत तेज है, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा लो है, जिसकी वजह से आपको बीपी लो होने की समस्या होने लगती है, या फिर आपको चक्कर आते हैं, या फिर आपका सर बहुत ज़्यादा घूमता है, या फिर आपको सीने में दर्द होता है, या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस लेने टाइम में आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करना पड़ता है, साथ में थकावट बहुत ज़्यादा है, या फिर आप देखेंगे तो आपकी जो यहाँ पे होती है नाड़ी, ये ज़्यादा ही कभी कभी धड़कती है, कभी बहुत ही स्लो धड़कती है। अब एक्सरसाइज करने में भी दिक्कत होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके बॉडी में सही से ब्लड पहुँच नहीं पाता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, और व्यायाम करते टाइम में तो आपको सांस बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं हार्ट ब्लॉक। ये कहाँ की दिक्कत है, ये आपके हार्ट में होने वाला दिक्कत है। कहाँ का दिक्कत है, हार्ट में ये होने वाला दिक्कत है। नॉर्मली क्या होता है, हार्ट ब्लॉक जब होता है तो उस टाइम में क्या होता है, आपके पास हार्ट होता है। अब हार्ट में देखिए, हार्ट हमारा डायग्राम देखिए आप, इस तरीके से है। अब यहाँ पे 4 चेम्बर बने हुए हैं। ये देखिए, ये जो पार्ट हम देखते हैं, नॉर्मली मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो पार्ट है, ऊपर वाला जो दोनों पार्ट है, इसको हम बोलेंगे एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। राइट का मतलब होता है दायां साइड, और ये बायां साइड, ठीक है। अब ये फिर वेंट्रिकल इसको हम बोलेंगे, और लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब दायां साइड और बायां साइड। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं येलो रंग का, पीला रंग का यहाँ पे क्या है, पीला रंग का यहाँ पे है आपका, ये जो है वो है SA नोड। अब यहाँ पे है AV नोड। AV नोड का फुल फॉर्म क्या होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एग्जाम में आएंगे, आपको समझना है, आपको पढ़ना है। आपके ऊपर आपके परिवार का भविष्य टिका हुआ है। आपको इतना ज्यादा पैसा दे करके वो मेडिकल के लाइन में भेजते हैं, फिर इतना खर्च करते हैं, तब भी आप नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या होगा। आप सोचिए कि आपका जीवन फिर कहाँ जाएगा, आप कहाँ रहेंगे उस
उस टाइम में जब आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। लेकिन आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं, समय बहुत कम है, मानती हूँ, लेकिन आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। नॉर्मली अगर हम देखें तो जिस तरीके से ट्रांसफार्मर होता है और वहाँ से पूरा बिजली जाता है हर किसी के घरों में, इसी तरीके से यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है और वो कौन सा है, आपका SA नोड है। यहाँ से बिजली उत्पन्न होता है हार्ट को धड़कने के लिए। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये वो वाला बिजली नहीं है जो आपके घर में आता है और फिर लाइट जलता है, ये अलग टाइप का, ये हमारे बॉडी के अंदर वाला बिजली है। अब बॉडी के अंदर वाला बिजली कैसा होता है, आपके पास हार्ट है, एक आपका ट्रांसफार्मर हो गया SA नोड, यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की तरह है और ये एक तरंग की तरह काम करती है। मतलब यहाँ से जब बिजली आएगी तो यहाँ से देखिए येलो कलर का पूरे यहाँ पे ऊपर में लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा, और यहाँ पे एक और छोटा सा ट्रांसफार्मर है। मतलब ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है। अब बड़ा वाला SA नोड क्या करेगा, छोटे वाले भाई को भेज देगा, छोटे वाले ट्रांसफार्मर को बिजली भेजेगा। अब ये ऑलरेडी यहाँ से यहाँ भेज रहा है, लेकिन ये फिर इसको भी भेजेगा ताकि नीचे की तरफ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे येलो लाइन है, ये यहाँ पे जाए और नीचे भी जाए। और आपका जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स में खून आता है और फिर पूरे बॉडी में जाता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। ऊपर वाला जो है राइट एट्रियम दोनों, वो तो इंपल्सेस के कारण वो तो धड़क जाएगा, लेकिन नीचे वाले को फिर AV नोड, ये छोटा वाला जो ट्रांसफार्मर है, ये फिर पूरा बिजली देता है, जिसकी वजह से आपके वेंट्रिकल्स भी फिर धड़कने लगते हैं। अब समझ में आया कि बिजली कैसे जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कैसे जनरेट होता है, तो SA नोड से ये जनरेट होगा और साथ में SA नोड अपने इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को AV नोड्स को देता है। अब AV नोड्स क्या करेंगे, AV नोड्स आपके यहाँ पे देखिए ये होता है पुरकेंजी फाइबर बीच में, लेकिन हम यहाँ पे एनाटॉमी नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमको डिजीज पढ़ना है। तो यहाँ पे हम नॉर्मली समझेंगे कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर कौन था, SA नोड था, उसने दिया AV नोड को। अब AV नोड यहाँ पे ट्रांसफर करेगा नीचे की तरफ, जिसकी वजह से आपका जो दिल है वो धड़कता है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे होता है, दिक्कत यहाँ पे होता है कि यहाँ पे SA नोड में दिक्कत हो गया, ट्रांसफार्मर में दिक्कत हो गया, या फिर AV नोड में दिक्कत हो गया। आपके हार्ट में भी जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है वो स्लो ही ट्रांसफर होगा, हार्ट उतने स्लो ही धड़केगा। मतलब ये है कि हार्ट जो पंप करता है, हमने हमेशा से सुना है हार्ट हमारा पंप करता है। जब पंप करता है तो कैसे करता है, ये SA नोड की वजह से, AV नोड्स की वजह से पंप करता है। मेन कौन है, SA नोड है। जनरेट कहाँ से होती है, SA नोड से जनरेट होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स, और वहां पे फिर AV नोड के पास आता है। अब AV नोड और SA नोड में से अगर दोनों में से किसी में भी गड़बड़ी हो जाती है तो आपके बॉडी में आपका जो दिल है वो सही से नहीं धड़कता है। 60 से 100 बार इसको धड़कना है, लेकिन ये टाइम पे नहीं धड़क पाता है। आपको कोई भी सवाल हो, आप मेंबरशिप ले सकते हैं, ज्वाइन बटन दिया जाता है, सब्सक्राइब का जो ऑप्शन होता है उसके ऊपर में आप जा करके मेंबरशिप ले सकते हैं। और साथ में सोशल मीडिया पे अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप वहां पे भी मेंबरशिप के लिए है, वहां पे आप ले सकते हैं और आपका मैं सवाल का जवाब दूंगी। लेकिन हर किसी के सवाल का जवाब दे पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, टाइम का इशू हो जाता है। हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए बहुत जल्द ही ऐप लाएंगे और अच्छे से लाइव क्लासेस के थ्रू हम आपस में डिस्कस करेंगे। आपको जो भी सवाल होगा, जो भी डाउट होगा, चाहे आप नर्सिंग के कोर्स कर रहे हो या फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग का हो गया, फार्मा का हो गया, जो भी कोर्सेज है सब में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ी जाती है। और आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ना है ताकि आप लोगों का बीमारी ठीक कर पाओ। स्पेशली दिक्कत कहाँ पे होता है, दिक्कत तब होता है जब आपके पास ज्ञान कम होता है और प्रॉब्लम्स जब आपके सामने आते हैं, पेशेंट जब आपके सामने आते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली किस टाइम में, किस बॉडी में, किस पार्ट में आपको दिक्कत है, पेशेंट को दिक्कत है और आपको क्या चीज़ करना पड़ेगा। आपका सही से आप सोच नहीं पाते, उस टाइम में दिक्कत हो जाती है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपका क्लियर रहेगा तो आपको डिजीज़ भी समझ में आएंगे, वरना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से बता पाऊँ, लेकिन हम जल्द ही लाइव क्लासेस के थ्रू अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे और अच्छे से हम पढ़ेंगे, मिलके पढ़ेंगे और अच्छा नंबर लाएंगे। मैं समझ रही हूँ कि जिनके
जिनके भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको सारे टीचर्स उतने अच्छे नहीं मिल पाते जितना वो उम्मीद लेकर के जाते हैं। गवर्नमेंट वाले के लिए बिल्कुल सही है, उनके पास टीचर अच्छे हैं, लेकिन प्राइवेट वालों के लिए फिर दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से सीखना है, अच्छे से। मैं हमेशा आपके लिए वीडियोस लाती हूँ, आपको समझाती हूँ और आपको डिजीज अच्छे से समझना है ताकि आपको बाद में कोई भी पछतावा ना हो। नीट में भले आपके मार्क्स कम आए हो, लेकिन बाद में फ्यूचर में आपको कोई भी पछतावा ना रहे। कोई भी कोर्स कर रहे हैं उसको अच्छे से कीजिए। चलिए हम वापस आते हैं। एसए नोड एवी नोड हो गया, अब यहाँ पे दिक्कत हो गई है और उसी दिक्कत को हम क्या बोलते हैं, अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्स सही से जनरेट नहीं होता है या फिर यहाँ पे देरी लगती है पूरे में ट्रांसफर होने में, तो फिर हम उसको बोलते हैं हार्ट ब्लॉक, क्योंकि वो स्लो काम करती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स स्लो जाता है। ठीक है, होता यही है कि आपके सर में चक्कर आएगा और साथ में देखिए अगर हम हार्ट को सीधा कर दे तो आपका कहाँ पे है, आपका देखिए यहाँ पे ये है आपका एसए नोड, बड़ा वाला ट्रांसफार्मर, और ये है आपका एवी नोड, यहाँ पे देख रहे हैं आप। चलिए ये है आपका एवी नोड। तो दोनों कंडीशन में आपको समझना है कि किस तरीके से दिक्कत हो सकता है। एक होता है कि पार्शियल आपको दिक्कत होगा, इसका मतलब है कि एसए नोड यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स भेजा है लेकिन वो स्लो गया है। एक होता है कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब होता है कि यहाँ पे बिल्कुल भी ये जो एसए नोड है वो बिल्कुल भी आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फिर कुछ भी नहीं आता है। जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ ही नहीं, बना ही नहीं, तो ट्रांसफर कैसे होगा, तो उसी को हम बोलते हैं कंप्लीट। तो कंप्लीट का मतलब है कि कंप्लीट आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हम उसको बोल सकते हैं। या फिर आप पार्शियल हार्ट ब्लॉक कब बोलेंगे, जब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेगी लेकिन एवी नोड तक ये लेट से पहुंचेगा, स्लो पहुंचेगा। साथ में एक और होता है बंडल ब्रांचेस। बंडल ब्रांचेस का मतलब होता है ये जो आपका नीचे वाला है दोनों साइड, जब एवी नोड इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करती है लेकिन यहाँ पे दोनों में नहीं पहुंच पाता है, उसको हम बोलते हैं बंडल ब्रांचेस। नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है कोई भी, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। बंडल ब्रांच हार्ट ब्लॉक मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, नोट्स में आपको दूंगी और आपको अच्छे से उसको बनाना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दिक्कत हो जाता है। अब होता क्या है कि आपको या तो जन्म से पहले ये समस्या हो सकती है, जन्म के टाइम में हो सकता है, या फिर आपको बॉडी में कुछ भी दिक्कत नहीं था लेकिन आपके लाइफस्टाइल की वजह से, आपकी खराब आदतों की वजह से ऐसा बॉडी में हो गया है, हार्ट में दिक्कत हो गया है। जन्म के समय कैसे हो सकता है, ल्यूपस एक बीमारी होती है। क्या बीमारी होता है, देखिए यहाँ पे एक जो डिजीज होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूपस। अब ये हो कैसे जाता है, देखिए अगर ये बॉडी में अगर किसी लेडी को है और उसके पेट में बच्चा पल रहा है, तो उस टाइम में ये जो ल्यूपस प्रॉब्लम है इसकी वजह से आपका हार्ट जो है, हार्ट में डिफेक्ट आने लगता है, हार्ट में दिक्कत आती है, आपके किडनी में दिक्कत आती है, आपके खून की नली जिसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स, उसमें आपको दिक्कत आता है, उसमें सूजन हो सकता है, वो रप्चर हो सकता है, या फिर आपके ब्रेन में दिक्कत हो सकता है, ब्रेन में आपको भूलने की समस्या, या फिर आपका ब्रेन सही से काम नहीं करेगा। ब्रेन में भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है, तभी हमारे बॉडी में पूरा जो सूचना है वो फिर ट्रांसफर होता है। तो ब्रेन में दिक्कत हो जाती है, या फिर आपकी कोशिका ऑटोमेटिक डैमेज होने लगती है। ये एक है ऑटो इम्यून डिजीज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बॉडी कभी ना कभी अपने आप को दुश्मन मान बैठता है और अपने ही बॉडी पे हमला करने लगता है, उसी को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। अब समझ में आया, ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज है, किसी भी महिला को है तो उसके पेट में अगर बच्चा पल रहा है तो वहां पे क्या होगा, जैसे हमें कोई रोग होता है तो क्या होता है, जैसे हमें कोई अगर बुखार हो गया तो बॉडी में एंटीबायोटिक बनने लगता है, बुखार के प्रति हमारा बॉडी रिएक्शन देता है, एक्शन पे रिएक्शन, मतलब बाहर से बैक्टीरिया आया और बॉडी फाइट करने के लिए कुछ ना कुछ निकालता है, कुछ ना कुछ बनाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक सॉरी, उसी को हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक नहीं होता है। एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट अगर हम कुछ बना रहे हैं उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, एंटीबॉडीज हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो बॉडी में क्या बना, बैक्टीरिया बाहर से आया, वायरस
कुछ भी आया बॉडी में, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना। अब वो एंटीबॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडी लड़ने की कोशिश करेंगे, और साथ में अगर वो जीत गए तो बहुत अच्छा है, हम सेफ है, लेकिन अगर वो हार गए तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात होती है। वहां पे दिक्कत ये होता है कि बॉडी में वो रोग हो जाता है। तो जब एक महिला की बॉडी में ये रोग है तो उसकी बॉडी में कभी ना कभी एंटीबॉडीज इसके खिलाफ, इस रोग के खिलाफ अवश्य बनी होगी, अवश्य अवश्य बनी होगी। तो इसका मतलब है कि वो ब्लड में वो जो एंटीबॉडीज है वो होगा। अब वो लेडी हो गई प्रेग्नेंट। जब प्रेग्नेंट हो गई है, उसके पेट में बच्चा पल रहा है, बच्चे का विकास होने लगा है, उस टाइम में वो जो एंटीबॉडीज है जो उस महिला के ब्लड में घूम रहा है, इसका मतलब है कि बच्चे को पोषण कहाँ से मिलता है, एक लेडी के ब्लड से ही मिलता है, माँ के खून से ही मिलता है। तो वहां पे प्लेसेंटा होता है जिसके माध्यम से माँ का खून और बच्चे का खून दोनों एक्सचेंज होता है। जब खून एक्सचेंज हुआ, इसका मतलब है कि बच्चे के बॉडी में वो एंटीबॉडीज खून के माध्यम से गया। जब गया तो वहां पे बच्चे के हार्ट पे वो अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से बच्चे को जन्म से ही प्रॉब्लम हो सकता है, जन्म से ही उसके दिल में छेद हो सकता है, उसके दिल में डिफेक्ट हो सकता है, या फिर आपके कह लीजिए कि उस बच्चे के दिल में हार्ट ब्लॉक हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है जन्मजात, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट या फिर कॉन्जेनाइटल हार्ट ब्लॉक। अब एक प्रॉब्लम ये होता है कि आपको जीवन काल में के समय, मतलब जो आप जी रहे हैं अपने लाइफस्टाइल की वजह से, अपनी हरकतों की वजह से, हम देखते हैं ना कि हम फंसते क्यों हैं बुरी मुसीबत में, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ गलती की है, हमने कुछ ना कुछ कांड किया होता है, तो घर में हंगामा हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारी आदतों की वजह से हम मजबूर होते हैं और हम ऐसा कुछ ना कुछ कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं एक्वायर्ड हार्ट ब्लॉक, या फिर आप कह लीजिए कि एक्वायर्ड डिफेक्ट कह लीजिए। एक होता है जन्मजात कॉन्जेनाइटल, एक होता है एक्वायर्ड। तो दो टाइप का हो गया। जो एक्वायर्ड होता है वो आपके लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ होता है। आप स्मोकिंग करते हो, आप शराब पीते हो, आप बहुत ज़्यादा चाय या फिर कॉफ़ी पीते हैं, या फिर आप दवाई खाते हैं। स्पेशली कौन सी दवाई, स्पेशली आप देख लीजिए बीटा ब्लॉकर्स खाने की वजह से आपकी बॉडी में क्या हो सकता है, आपका जो हार्ट है वो फिर ब्लॉक हो सकता है। हार्ट ब्लॉक आपको नहीं करना है तो दवाई नहीं खाना है, पेन किलर्स नहीं खाने हैं, दिक्कत हो जाती है, किडनी पे असर पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हार्ट ब्लॉक की। तो दो टाइप का हार्ट ब्लॉक होता है, एक जन्म से और एक एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में आपको दवाइयाँ खाने की वजह से ऐसा दिक्कत हो सकता है, साथ में बहुत सारे रीजंस है उसकी वजह से दिक्कत हो सकता है, या फिर आपकी किडनी में समस्या है, या फिर आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं, कोई नशा कर रहे हैं, कोई ड्रग्स ले रहे हैं, उसकी वजह से आपको दिक्कत हो जाता है। तो आपको ये दिक्कत लाना है क्या, आपको दिक्कत चाहिए क्या, आपको दिक्कत नहीं चाहिए। प्रॉब्लम्स तो हो गई है। अब जब प्रॉब्लम्स हो गया तो आखिर क्यों हो गया, हार्ट ब्लॉक हुआ है, बहुत सारे रीजंस मैंने आपको बताए हैं, जन्म से और आप जो जी रहे हैं, आप जो हरकतें कर रहे हैं उसकी वजह से। लेकिन और भी रिस्क फैक्टर हैं, मतलब क्या क्या आप करेंगे जिसकी वजह से चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको हार्ट ब्लॉक हो जाए। क्या क्या चांसेस है, हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज। इसका मतलब ये है कि फैमिली में अगर किसी को ये दिक्कत है तो आपको भी दिक्कत होने के चांसेस होंगे। अगर आपके फैमिली में किसी को हार्ट में छेद है या फिर कुछ भी दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, कुछ भी है, तो चांसेस होते हैं कि बच्चे में आ जाए। आपका एज बहुत ज़्यादा हो गया, 60 के आप ऊपर जा चुके हैं, 65 के आप ऊपर जा चुके हैं, तो आपको ये दिक्कत हो सकता है। आपके हार्ट के मसल्स में दिक्कत हो गई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोइडोसिस बोलते हैं, जिसमें हार्ट के मसल्स में हार्ट के सेल्स डैमेज होने लगते हैं अपने आप। वो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें आपके हार्ट के मसल्स, हार्ट के जो मसल्स होते हैं, आसपास की जो लेयर्स होती है, वो फिर डैमेज होने लगता है। तो आपके बॉडी में हार्ट ब्लॉक हो सकता है। आपको इन्फेक्शन हो गया, फॉर एग्जांपल लाइम डिजीज, लाइम बैक्टीरिया की वजह से ये हो जाता है। एक कीट होता है जो आपको काट लेगा, तो आपके ब्लड में वो जो बैक्टीरिया है वो फिर आ जाएगा और फिर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, वो सीधे जाकर के आपके हार्ट पे अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से आपके पूरे ब्लड में इन्फेक्शन हो जाएगा। जब ब्लड में इन्फेक्शन होगा तो आपको दिक्कत होगा, आपका हार्ट ब्लॉक हो सकता है। आपको प्रॉब्लम जन्म से हो सकता है, मेडिसिन की वजह से, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की वजह से भी आपको दिक्कत हो सकता है। तो आप दवाइयों को तो सोच समझ करके खाएं। ऐसा नहीं करना है कि आप दवाई खा रहे हैं और आप कुछ भी खा रहे हैं, एक्सपायरी डेट देख लिया कीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं एक्सपायर दवाई खाने लगते हैं, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। उसका कंपोजिशन चेंज होने लगता है, एक्सपायर होने के बाद उसके सारे मटेरियल्स, उसके लेयर्स फिर निकलने लगते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है।
ठीक है। अब देखिए, अब जब आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया है, उसके हार्ट में दिक्कत है, हार्ट में ब्लॉक है, तो आपको क्या करना है? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर कोई पेशेंट आया है तो हम क्या देखेंगे, उसको फर्स्ट डिग्री हार्ट वाली प्रॉब्लम है, सेकेंड डिग्री हार्ट वाली प्रॉब्लम है, या फिर उसको थर्ड वाली प्रॉब्लम है। देखिए, फर्स्ट में क्या होता है कि आपके हार्ट में जो एसए नोड है, जो ट्रांसफार्मर था, वो बहुत स्लो भेजता है। यहाँ पे कोई भी आपको सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे, आपको बॉडी में कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ भी महसूस नहीं होता है। लेकिन सेकंड वाले में फिर यहाँ पे दो होता है, एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है? टाइप 1 में अगर हम देखें, यहाँ पे आपका जो हार्ट बीट है वो नॉर्मली मिसिंग हो जाता है। मतलब अगर उसको 60 से 100 बार धड़कना है 1 मिनट में तो वो मिस हो जाएगा। टाइप 2 में क्या होगा कि टाइप 2 में बहुत ज़्यादा वो मिस करने लगता है, और साथ में जो एसए नोड है, जो ट्रांसफार्मर है हमारा, वहाँ से फिर क्या होगा, वहाँ से फिर इधर नीचे की तरफ आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएगा ही नहीं, तो हम उसको बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे टाइप 2। टाइप 3 में ऐसी समस्या हो जाती है कि आपके हार्ट में बिल्कुल भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट नहीं होता है और ऐसे नोड आपका बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे होते हैं। तो जब ऐसा होता है तो आपका बॉडी बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो सही से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट कर पाए, दिल को धड़का पाए, लेकिन धड़का नहीं पाते हैं। जैसे आपका दिल धड़कता है किसी और को देख करके, वैलेंटाइन डे आने वाला होता है तो आपका दिल धड़कने लगता है, वैसे ही यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि दिल धड़कना बंद ही हो जाता है, किसी को देख करके नहीं धड़कता है। तो यहाँ पे टाइप 3 हो जाता है, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, जिसमें पेशेंट की अचानक से डेथ हो सकती है, हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, अचानक से सारे सेल्स अचानक से काम करना बंद कर देते हैं। तो टाइप 3 वाला केस है। यहाँ पे हमने ये सीख लिया है। अब आपके पास पेशेंट आए हैं, तो आपको क्या करना है? आपको बोलेंगे, आपको देखना है टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, क्या है। जब आपको पता लग जाए कि कौन सा टाइप है, उसके बाद सबसे पहले आप क्या पूछेंगे? सबसे पहले आपको लेना है मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री का मतलब है, उनसे पूछेंगे आपके खानदान में क्या कोई ऐसा था जिसको ये प्रॉब्लम थी, आपके खानदान में आपको इन्फेक्शन था, ब्लड में इन्फेक्शन था, पापा या मम्मी को हार्ट में कुछ भी दिक्कत था, दादा या फिर दादी को था, नाना या फिर नानी को था, आपको क्या दिक्कत है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, किसके साथ उठते और बैठते हैं, जिसके साथ उठते और बैठते हैं उसको कोई इन्फेक्शन है या फिर नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, सारी चीजें हम पूछेंगे। उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, देखेंगे कि हार्ट बीट कितना तेज है, आपका पल्स रेट चेक कर सकते हैं, बीपी हम चेक करेंगे, ताकि हम समझ पाए कि पेशेंट को एक्चुअली में क्या है, पेशेंट का दिक्कत क्या है, पेशेंट बोलता क्या है और पेशेंट के बॉडी में तकलीफ क्या है। ईसीजी में क्या होता है, हम हार्ट के इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को देखते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम देखते हैं। इसका मतलब है कि हार्ट जो धड़कता है तो वो एक ग्राफ पे आता है, उसी को हम बोलते हैं ईसीजी। अब ईसीजी के माध्यम से हम पेशेंट के हार्ट रेट को या फिर उसके हार्ट का जो भी फंक्शन है, कैसे काम कर रहा है, हम उसको देख पाते हैं। एक होता है कि इलेक्ट्रोड यानी कि हॉल्टर, यहाँ पे देखिए हॉल्टर एग्जामिनेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ इस तरीके से। चलिए चलिए, हॉल्टर मॉनिटर होता है एक। हॉल्टर मॉनिटर में क्या करते हैं, आपका 24 घंटा के लिए दिल का धड़कन चेक किया जाता है, जिसमें आपको इस टाइप का कुछ मशीन लगा देते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे इस तरीके से दिखता है, यहाँ पे पीछे में लिखा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे P होता है, देन यहाँ पे Q R, ये सभी चीज़ें होती है। तो इस तरीके से 24 घंटे के लिए यहाँ पे लगा देते हैं, ताकि हम पेशेंट का हार्ट कैसा काम कर रहा है वो हम देख पाए। साथ में अगर ज़्यादा दिक्कत होता है, अगर आपका एसए नोड काम नहीं करता है, बड़ा वाला ट्रांसफार्मर अगर काम नहीं करता है, तो उसको फिर कौन देगा इलेक्ट्रिसिटी, कौन देगा, उसको देगा पेस मेकर। ये एक डिवाइस है जो कि हम मानव के द्वारा ही निर्मित है, और इसको अच्छे से साइड में लगाते हैं, और यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से जनरेट होता है, और फिर आपके एसए नोड को मिलता है, फिर आपके एवी नोड को मिलता है। मतलब हार्ट को चलाने के लिए आपकी बॉडी में पेसमेकर की आवश्यकता होती है। अगर आपको ग्रेड 2 का टाइप 2 हो जाए या फिर टाइप 3 हो जाए, दोनों कंडीशन में आपको देखना है कि आपका जो पेशेंट है उसको कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। साथ में इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिक स्टडी भी हम करते हैं, ईपीएस कॉमर्स में भी होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिक स्टडी हम बोलते हैं, जिसमें हम हार्ट को अच्छे से स्टडी करते हैं, पेशेंट का हार्ट किस तरीके से काम कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? कोई भी कोर्स कर रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपको डिजीज पढ़ना है, और मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रही हूँ। साथ में कॉम्पिटिशन की तैयारी भी करते हैं,
हैं तो आपको ये सवाल आएगा। साथ में जब हम लाइव इंटरेक्शन करेंगे, लाइव हम क्लासेस लेंगे, तो आप सवाल पूछेंगे, जो भी कंपटीशन में सवाल आने वाले हैं या फिर आएंगे उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या फिर आप पढ़ रहे हो, आप कोर्सेज कर रहे हो, दोनों में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। चलिए, अब फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, सब कुछ हो गया, अब क्या करना है, पेशेंट को बोलना है, हमें पेशेंट को दवाइयाँ देनी है। सबसे पहले पेशेंट को हम क्या बोलेंगे, आप बिल्कुल भी अपने वेट को लेकर के बिल्कुल भी कोताही ना बरते, वेट आपका मेंटेन होना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल सही होना चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ खाना, हष्ट पुष्ट आप रहिए और अच्छा सादा खाना खाइए। पार्टी में जाकर के दोस्तों के साथ नहीं खाना है, दारू नहीं पीना है, शराब नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है, सारी चीज़ें हम बोलेंगे। चाय या फिर कॉफ़ी की चुस्कियाँ नहीं लगनी चाहिए, बरसात का मौसम आएगा उस टाइम में शाम में आपको पकौड़ी नहीं खाना है, तला भुना बिल्कुल नहीं खाना है, मना कर दीजिएगा बिल्कुल उनको। सिगरेट नहीं पीना है, स्टाइल नहीं मारना है, बिल्कुल भी नहीं मारना है। और सर्जरी जब होती है पेशेंट की तो उस टाइम में उनको खास ख्याल रखना होता है। हार्ट को अगर दिक्कत है तो आपको दिक्कत होगा, हार्ट आपका है तो आप जिंदा हो, हार्ट आपका नहीं है तो आप जिंदा नहीं हो। असलियत में हम सोचते भी यहीं से, कभी कभी कोई चीज़ का डिसीजन लेना होता है तो हम सोचते भी यहीं से हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे जब दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है तो हम बड़ा अच्छा कर पाते हैं लाइफ में। लेकिन अगर यहाँ गड़बड़ हो जाए या फिर यहाँ गड़बड़ हो जाए, कहाँ काम बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो आपको दोनों चीज़ों को लेके चलना है। पेसमेकर लग सकता है तो आपको पेशेंट को बताना है कि देखिए आपके साथ ऐसा ऐसा समस्या है और आप बिल्कुल भी कोताही ना बरते, आप फ्रूट्स खाइए या फिर आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, जब आप दवाइयाँ लेते हैं उस टाइम में आपको खास ख्याल रखना है कि आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं और वो आपके हार्ट पे क्या असर डालेगी। ये आप सोच समझ के कोई भी आप दवाई खाइए। दारू नहीं पीना है, चाय और कॉफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं, कॉफ़ी और चाय को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप अपने आप की अगर जीवन चाहते हैं कि हाँ हम आगे जिए, तो आपको अपने लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि खाने के लिए ही तो जिंदा है, खाने के लिए आप जिंदा है, लेकिन आपका एक गोल है, आपका जो गोल है, जो लक्ष्य है उसको पाना है। दो चीज़ें होती है, एक संकल्प आप करते हैं और एक सिर्फ आप गोल को डिसाइड करते हैं, दोनों में फ़र्क होता है। जो संकल्प लेता है वो अपने गोल को पा ही लेता है कैसे भी करके, लेकिन जो सिर्फ अपने लक्ष्य को निर्धारित करते रहता है उसमें थोड़ा देर लगता है। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो अपने हेल्थ के लिए हो या फिर अपने स्टडी के लिए हो। आपको अपनी स्टडी के लिए भी समय निकालना है और साथ में अच्छे से पढ़ाई करना है। अगर प्राइवेट कॉलेज मिला है कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है कोई दिक्कत नहीं है, टीचर्स अच्छे नहीं मिले हैं कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी, एकदम बेसिक लेवल से मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको कोई भी मुश्किल का सामना करना नहीं पड़ेगा। और आपके दिमाग में जो ख्याल है ना कि मेडिकल लाइन का जो पढ़ाई होता है बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम हिंदी में अपनी भाषा में सही से समझे तो बड़ा ईजी होता है। अब अंग्रेजी के शब्द इसमें है तो हम सीख जाएंगे, हमको जो नहीं आता है वो हम सीख जाएंगे, या फिर जो हमको आता है वो तो हमें आता ही है, तो हम दोनों को लेकर के चलेंगे। जो आता नहीं है उसको सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। लाइफ यही है, आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है, सबने सुना है ये चीज़। चलिए, तो मैं आपको नोट्स दूंगी टेलीग्राम पे, आपको कोई भी डाउट हो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ बहुत ही खुश हूँ कि मैं इंटरेक्शन करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।